चलिए जी, नमस्कार आप सभी का। थोड़ा स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ। पहली चीज़ है कि हमने जो नया सेटअप स्टेब्लिश किया है तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम भी वेस्ट हो। आप हल्की सी वॉल्यूम अपने फ़ोन की थोड़ी सी कम रखना, ताकि जो पीछे की जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी आप तक ना आए। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था वो था कि मैनेजमेंट को हम इस वे में वापस कर रहे हैं आज के दिन के अंदर अंदर। इस मैनेजमेंट को A to Z कंप्लीट कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आज के दिन के अंदर, चाहे रात के 12 बजो, चाहे 1 बजो, चाहे 2 बजो, इस मैनेजमेंट को आज के दिन के अंदर अंदर ही सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अराउंड 30 टॉपिक्स है, 30 पॉइंट्स है, टॉपिक तो नहीं 30 पॉइंट्स हैं, उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को बनते ही आते ही देख लेना। अगर इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन 101% नहीं जाएगा, अभी तक किसी बच्चे ने नर्सिंग की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की या फिर फोर्थ ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, नई पढ़ाई की है, कोई डरने की बात नहीं है। ये नवीन पारिक आपके साथ में है। बोला था हाथ पकड़ लिया तो हाथ छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मुझे पता है। अगर आपने नहीं पढ़ाई की कोई नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते। पर हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज़, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए हम लग रहा है कि आपको पूरा क्लियर करवा के ही मानेंगे। सारे प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो पड़े, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। सेकंड, आप सभी अपने एक करते हुए दायित्व निभाते हुए अपने सारे के सारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिनमें आपके क्लास के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन सबको एक एक बार शेयर करो, ताकि बेचारा हर एक बच्चा जो अभी तक ये सोच रहा है कि कंपटीशन की तैयारी करते करते फोर्थ ईयर रह गई, अलग अलग जगह पे भटक रहे हो, यूट्यूब पे अलग अलग बता रहे हैं। मैनेजमेंट टॉपिक बेटा मेनली इकोनॉमिक्स का है, ये कॉमर्स वाले फील्ड वाले पढ़ते मेनली, तो फिर आप वहाँ की चीज़ें पढ़ रहे हो तो वो अपने काम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन ये एक देखो, हम इंपॉर्टेंट चलते हैं, क्या क्या आएगा ये क्वेश्चन पक्का आएगा डेफिनेशन। ठीक है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि मैनेजमेंट वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंच सकते हैं, बाय वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। कहते हैं कि मैनेजमेंट एक वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कैसे? वर्किंग विथ पीपल, लोगों के साथ काम करके, वर्किंग विथ पीपल एंड वर्किंग थ्रू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। देखो सिंपल समझा रहा हूँ। जैसा आपने सुना मेरी कोचिंग है, नाम आपको पता ही, स्वास्तिक नर्सिंग। ठीक है, अब मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल अभी क्या है कि भाई 2024 आते आते तक मुझे नर्सिंग का जो सारा एकदम स्टूडियो वगैरह सेटअप वगैरह करके हर बच्चे तक फ्री एजुकेशन पहुंचानी है। और वो भी फ्री एजुकेशन कैसी? एकदम क्वालिटी वाली। अभी ये मेरा गोल है, समझना। तो नर्सिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग गोल। इस गोल तक पहुंचना, मैं इस गोल तक कैसे पहुंचूंगा? इस गोल तक पहुंचना कैसे? देखो, वर्किंग विद पीपल, मेरे साथ लोग काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आप तो लोग नहीं, आप तो मेरे अपने हो। ठीक है, लोग का मतलब पीपल होता है, तो यहाँ पे पीपल्स यानी आप सभी का साथ के थ्रू, और वर्किंग विद पीपल और वर्किंग थ्रू पीपल। और जो मेरे साथ जो कर्मचारी काम करेंगे, जैसे आपने देखा होगा 2-4 वीडियो अलग अलग टीचर्स के भी आए, वो भी आएंगे, उनकी एग्जाम चल रही वो भी आएंगे। तो उनके साथ काम करते हुए हमें इस लक्ष्य को पहुंचना है, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट। आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगा, क्लियर है डेफिनेशन कि मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट वह एक प्रक्रिया जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचते हैं। जैसे मेरा आपको बता दिया ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या, एग्जाम्पल मेरा याद रखोगे आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक आएगी। तो मैनेजमेंट वह एक प्रक्रिया जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचते हैं। कैसे? वर्किंग विद पीपल, वर्किंग थ्रू पीपल, लोगों के साथ काम करके और लोगों के द्वारा काम करवा के। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का यूज़ करके। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज क्या सर? जो मेरी अभी ये पेन टेबलेट आपको दिख रही है, ये आपको डिजिटल ये दिख रहा है, मेरा जो लैपटॉप दिख रहा है, जो मेरा माइक वगैरह सब दिख रहा है। ठीक है, ये सारे क्या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, इनका यूज़ करते हुए हमें पहुंचना है। ठीक है, आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई। किसी ने नहीं लिखा वो लिख भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं, अभी तक तो बहुत दिन पड़े यार। ठीक है, बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। ये क्वेश्चन नहीं आता बट फिर भी हम देख लेते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू नर्सिंग पर्सोनल। अब वही बात है यहाँ पे, अब नर्सिंग के अंदर हम किसी के द्वारा काम करेंगे? नर्सिंग पर्सोनल के द्वारा। जैसे हम नर्सिंग कर्मचारी जो भी है, SNO है, NO है, ANS है, DNS है, कुछ भी है, उनके द्वारा काम करते हुए अब हमारा गोल क्या है? पेशेंट की हेल्थ। नर्सिंग पर्सोनल के द्वारा काम करते हुए पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना और किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करना क्या कहलाता है? नर्सिंग मैनेजमेंट। आइए बात करते हैं फंक्शन।
बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हैज 5 फंक्शन। कितने फंक्शन होंगे बेटा? 5 फंक्शन। देखो लिखना नहीं है, रटना। आज हम समझेंगे बस, हमने डिसाइड किया हम आज समझेंगे, मतलब समझेंगे बस, खाली इतना ही सोचना। सिलेबस कब होगा कैसे होगा वो मेरे ऊपर। आप बस वीडियो देखते हुए ये सोचो कि आज हम जो ये बोल रहे हैं उसको एग्जाम्पल को हम समझेंगे। रटना नहीं है, समझना जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 5। पहला फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। कोई याद नहीं है, कोई टेंशन नहीं, रुक जाओ, अभी याद करवा देंगे। कितने फंक्शन हो गए? 5 फंक्शन हो गए। कौन कौन से? फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। चलो ठीक है। लूथर ग्यूलिक जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन, लूथर ग्यूलिक फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए। और ये आदमी जो था, ये लूथर ग्यूलिक, ये फादर ऑफ मैनेजमेंट भी है और फर्स्ट डायरेक्टर है किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने एक ट्रिक दी, POSD CORB, पोस्ट कोड। इसको क्या कह सकते हैं हम? आपको पता पोस्ट, POST पोस्ट होता है और CARD कार्ड होता है ना, पोस्ट कार्ड होता है ना। अब देखो, अब बात हमें अगर पोस्ट, POSD पोस्ट, CORD कोड, CORB कॉर्प, पोस्ट कॉर्प याद रह जाएगी। क्या ट्रिक थी? POSD पोस्ट, बोलो POSD पोस्ट और CORB कॉर्प, घर पे बोलना। POSD पोस्ट, CORB कॉर्प। अब इस ट्रिक को पकड़ते चलाओ। POSD पोस्ट, CORB कॉर्प, और बोलो पीछे पीछे, फंक्शन बढ़ रहे हैं। फिर मत कहना याद नहीं हुए, जो बोलता नहीं है कंजूसी करेगा फिर उसको याद नहीं होंगे। POSD पोस्ट, CORB कॉर्प। P मतलब होता है प्लानिंग। सर P मतलब प्लानिंग। देखो मैं पहले कह रहा हूँ, टाइम लग रहा है, लगने दो, टाइम लग रहा है लगने दो, बट हमें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें याद करनी है आज। P से सर प्लानिंग, O से सर ऑर्गेनाइजिंग, S से सर स्टाफिंग, D से सर डायरेक्टिंग। वाह, POSD, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। क्या सर? वापस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। CORB कॉर्ब, CORB। C से कंट्रोल हो गया यहाँ पे, अच्छा नहीं आया, चलो इसको लिख दो कोऑर्डिनेटिंग और साथ साथ लिख दो कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग, O मतलब कुछ नहीं होता, R मतलब होता है रिपोर्टिंग, B मतलब होता है बजटिंग। कैसे याद हुआ सर? वापस देखो, याद हमने ऐसे किया, POSD पोस्ट, CORB कॉर्ब, POSD पोस्ट और CORB कॉर्ब। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये कुछ नहीं है भाई, ये रिपोर्टिंग और बजटिंग। याद हुआ? अभी याद करो पीछे पीछे साथ साथ में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग और आर रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये सारे काम किसके हैं? अभी वापस पूछूंगा मैं आपको, किसी मैनेजमेंट के काम। आइए, हाउएवर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग बोथ आर पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कहते हैं कि रिपोर्टिंग और बजटिंग दोनों किसके पार्ट है? कंट्रोलिंग के हैं। बट हमने जो ये ट्रिक बनाई है, बट हियर द फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अंडर दिस पॉइंट। हमने जो ट्रिक बनाई है क्या थी? POSD पोस्ट, CORB कॉर्ब। अरे याद हुआ? हो गया सर, वापस बोलो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रेगुलेटिंग, और ये क्या था? बजटिंग। सर याद हो गई हमें, ये तो हो गई। अभी भी नहीं हुई ना बेटा? फिर तो हो गई तुम लोगों को। आओ नेक्स्ट प्लानिंग की बात करें। 16 नंबर का क्वेश्चन याद करवा के मानूंगा आधे घंटे के अंदर अंदर, ये चैलेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं पहला प्लानिंग।
प्लानिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड प्राइम फंक्शन ऑफ इन नर्सिंग मैनेजमेंट। के नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला जरूरी है प्लानिंग। क्या जरूरी है? किसी भी काम के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? प्लानिंग। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी अपने उद्देश्य को सिलेक्ट करते हैं। पॉलिसीज, अपनी नीतियों को सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजीज, अपने जो तरीके होते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। प्रोग्राम्स फॉर नर्सिंग सर्विस। इट इज a decision making process since it involves selecting from alternatives। यानी कहते हैं कि ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या क्या करते हैं? अपने उद्देश्य देखते हैं, अपनी नीतियां बनाते हैं, अपने स्ट्रेटेजीज, अपने तौर तरीके देखते हैं। कैसे सर? कोई एग्जाम्पल? जी बिल्कुल, आपको देते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले ही बोला था मेरा कुछ प्लानिंग अभी चल रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा ही ले रहा हूँ, ये स्वास्थ्य नर्सिंग ले रहा हूँ मैं। अब मेरे सबसे पहले मैंने इस कोचिंग खोलने से पहले मेरा कुछ उद्देश्य रहा होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा। उद्देश्य रहने के बाद में ऐसे तो शुरू किया नहीं मैंने। सबसे पहले मैंने कुछ अपना उद्देश्य बनाया, कुछ एम्स बनाया, कुछ लक्ष्य बनाया कि मुझे ऐसा ऐसा काम करना, यहाँ तक पहुँचना। उसके बाद में क्या होता है? पॉलिसीज। और तीसरा क्या होता है? स्ट्रेटेजी। फिर मैंने तरीके बनाए होंगे। स्ट्रेटेजी रही होगी ना, कभी कभी यूट्यूब पे क्लास लेनी है, कौन सी क्लास लेनी है, कैसे कुछ क्लास लेनी है, उसे बोलते प्लानिंग। तो फर्स्ट क्या मैंने की? प्लानिंग की। तो प्लानिंग में क्या करते हैं सर? हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। कुछ चीज़ें पॉइंट ध्यान रखो। ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और प्रोग्राम फॉर नर्सिंग सर्विसेज, कुछ प्रोग्राम तय करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के सर हम इसमें डिसीजन लेते हैं, खुद ही हम खुद डिसीजन लेते हैं। और ये पहला स्टेप है सर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? आयोजन। इट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, सॉरी इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फिजिकल रिसोर्सेज, इनफॉर्मल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज पर प्लान। अब देखो, हमने प्लान बनाया, उद्देश्य पहले में हमने क्या किया था? साथ साथ में बोलोगे तो बेटा याद होगी, वरना सब्जेक्ट याद ही नहीं होगी, रट के पागल हो जाओगे। प्लानिंग के अंदर हमने क्या किया था? बोलो। पहला ऑब्जेक्टिव तय किया, दूसरा पॉलिसीज बनाई, तीसरा स्ट्रेटेजी बनाई, चौथा कुछ प्रोग्राम वगैरह किए। ये हमने डिसीजन लिया था इसमें। अब हम क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्टिव तय किया है, जो हमने पॉलिसी तय की, जो हमने स्ट्रेटेजी तय की है, उसको धरातल पे उतारेंगे। अब ट्रिक आपको पता क्या थी? POSD, पोस्ड, CORB, कॉर्ब। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रेगुलेटिंग और बजटिंग, ठीक है। आओ नेक्स्ट। तो अब ये तो गया। अब है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हम डेवलपिंग फिजिकल रिसोर्सेज, जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, शारीरिक जो संसाधन हैं सारे के सारे, जैसे टेबल हुई, कुर्सी हुई, बोर्ड हुआ, पेन हुआ, इन सबको डेवलप करेंगे। बुक हुई, नोटबुक हुई, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हमें जरूरत पड़ेगी। इनफॉर्मल रिसोर्सेज, फिजिकल तो वो हो गए, इनफॉर्मल मतलब हो गए, जैसे मान लीजिए, अभी एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, सॉरी, कुछ कभी कभी तकनीकी मिस्टेक आ जाती है ना। चलो आओ। वेरियस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एज टू आइडेंटिफाई वर्क एक्टिविटीज। हम इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? देखो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। अब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करें वो ध्यान देना। जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, जॉब की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो तैयार करते हैं। असाइनिंग एंड आइडेंटिफाइंग जॉब रोल्स, जॉब के क्या क्या रोल्स होंगे। डेवलपिंग रिलेशंस, सॉरी रेशनल्स टू ऑर्गेनाइज दोज एक्टिविटीज। हम कहने का मतलब इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। दूसरा, जॉब की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तैयार की जाती है। तीसरा, जॉब के लिए किन को असाइन करना है, कौन कौन से टीचर हमें चाहिए, उसको देखा जाता है। और चौथा,
जॉब के क्या क्या रोल्स होंगे वो देखा जाता है। कहने का मतलब 4 काम हम इसमें करते हैं, किसमें, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कहना हूँ मैं, आ रहा है समझ में? पहले हमने क्या देखा, पहले प्लानिंग में हमने क्या किया था सर, प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव बनाए, हमने पॉलिसी बनाई, और हमने स्ट्रेटेजी बनाई, और हमने प्रोग्राम्स तय किए। ये काम हमने किस में किया, प्लानिंग में किया था। कोई डाउट है क्या? पॉइंट रट लो, 4-5 लिख लो खाली, नोट में पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव बनाए, पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई और प्रोग्राम्स बनाए। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब असाइनिंग, जॉब रोल, सब जॉब के ही हैं। मतलब जो जॉब हमें दे रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, उनका रोल तैयार करेंगे, उन जॉब को असाइन करेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब असाइनमेंट और जॉब रोल, और साथ साथ में फिजिकल कुछ भी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी, टेबल चेयर कुर्सी वगैरह उनकी, और कुछ इनफॉर्मल सहयोग। इनफॉर्मल मतलब होता है जो अपने रिश्तेदार होते हैं उन लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग करके कुछ काम होगा। तो ये सब चीज़ें हम किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ठीक है, भूलोगे नहीं। अब नेक्स्ट बात करें, थर्ड होता है स्टाफिंग। देखो क्या होता है स्टाफिंग, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं। कैसे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना, थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेशियल एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सोनल। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम सिलेक्शन करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन हमने निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन करते हैं, नर्सिंग पर्सोनल का। भाई आप नर्सिंग फील्ड में हो ना, तो हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग पर्सोनल चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, नर्सिंग पर्सोनल का सिलेक्शन किया जाता है। और सिलेक्शन किसके थ्रू किया जाएगा, अप्रेसल के थ्रू या इवोल्यूशन के थ्रू, मूल्यांकन करते हैं ना, वो मूल्यांकन के थ्रू, या फिर अगर आपका कुछ अलग से क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के थ्रू करेंगे। इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहले तो हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं कि भाई ये जो हॉस्पिटल है या फिर मेरा जो कोचिंग है, कुछ भी, जैसे मेरी कोचिंग है, आप इसी का एग्जाम्पल समझ के चलना। कितने टीचर चाहिए, कितनी फैकल्टियाँ चाहिए, कितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कितने कंप्यूटर जो चलाने हैं उनको पता होना, वो होता वो लोग जैसे कहते हैं कंप्यूटर वाले, कुछ प्रोजेक्टर वाले, कुछ नोट टाइप करने वाले, ठीक है, कुछ लाइव करवाने वाले। तो इन सब की जो है ये, और अगर हॉस्पिटल है तो कितने एस एन ओ चाहिए, कितने एन ओ चाहिए, कितने जैसे लेब वाले चाहिए, ये सारा हम तय करते हैं। एक तो ये तरह करने के बाद में हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके जगह लोग आएंगे, तो उन लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना, कैसे, कुछ कुछ क्राइटेरिया के थ्रू। दिस प्रोसेस इंक्लूड सेटिंग रिक्वायरमेंट प्रोसीजर। हम यह क्या करते हैं, सेट करते हैं किसको, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को, कि किस प्रकार से हमें लोगों को लेना है। सेलेक्टिंग पर्सनल, डेवलपिंग them in proper positions and organizing orientation and other skills training programs, appreciating them। यानी कि कहने का मतलब है हम क्या करते हैं इस स्टाफिंग के अंदर, एक तो पहले दिस प्रोग्राम इंक्लूड setting recruitment procedure, selecting personnel, developing them in proper positions and organizing orientation and other skill training program and appreciation। देखो कहने का सिंपल मतलब क्या है, हमने क्या किया, सिंपल सा बता दो आपने, हमने लोगों के लिए जो पहले डाला था डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जॉब रोल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग में। वो सारा होने के बाद लोग आए हमारे पास में, ये लोग आ गए, लोग आए। अब लोग आने के बाद हमने यहाँ पे बैठे बैठे क्या किया, स्टाफिंग के अंदर हमने एक तैयार किया चार्ट की भी हमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 10 की पड़ी तो हमने 10 का चार्ट तैयार कर दिया, कौन कौन से वो लोग होंगे। फिर हमने ये भी देखा स्टाफिंग में कि हमें किन किन डिग्री वाले लोगों को सेलेक्ट करना है, तो हमने उन डिग्री वाले लोगों को सेलेक्ट करने के लिए तरीके ढूंढ लिए कि भाई अगर हमें 4th ईयर को पढ़ाने वाले टीचर चाहिए तो फिर हमें MSc चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर के लिए अगर कुछ 2-4 टीचर चाहिए तो हम चलो BSc में भी काम चला लेंगे। अगर कोई BSc इंटेलिजेंट है तो BSc विद 80% है, तो टोटल मतलब BSc कर रखी एग्रीगेट उसके 80 है या 75 है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे क्या हो गए, हमने पैरामीटर्स तय कर लिए कब, स्टाफिंग के अंदर। अब ये तय करने के बाद में जो लोग आएंगे हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, कितने भाई तुम्हारे परसेंटेज कितने बने, क्या बने, तुमने कौन कौन सी डिग्री की है,
फिर अगर आपका कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अप्रेसल और इवोल्यूशन। आपने ये कर लिया, ये करने के बाद में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि बंदा तो बहुत अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, इंटेलिजेंट भी काफ़ी है, बट इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। तो कोई नहीं, अगर सब इतने सारे गुण मिल रहे हैं और हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज वाला चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए अलग से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करके उस बंदे के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बाद हमसे बोलते हैं चल भाई इतने सब तुझमें गुण है, एक ट्रेनिंग भी यहाँ तू सीख ले। और हम उसे काम करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि भाई अच्छा काम कर। क्यों अप्रिशिएट करें? क्योंकि हमें पता कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे अकेडमी का फ़ायदा होगा, हम उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। और क्या करते हैं, उसके स्किल्स को, उसके जो कौशल है उसको हम विकासशील करते हैं। कहते हैं तो अच्छा दिखने में, अच्छा बोलता है, अच्छा तो कमाल है, तो सब कुछ ठीक है, पर तू थोड़ा सा काम यहाँ पर स्किल सीख ले, यहाँ पे तो काम भी सिखा देते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से ओरिएंटेड कराते हैं, बताते हैं भाई देख ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हैं और तुम्हें ये प्रकार के नियमों का पालन करना है। तो ये क्या हो गया? स्टॉपिंग। टाइम लगा पर समझ में आया कि नहीं आया? भूलोगे तो नहीं, वहाँ जाके खिचड़ी मत कर देना, ठीक है। चलो चलो, इससे पहले हम डायरेक्टिंग, बट उससे पहले मैं वापस थोड़ा सा आपसे रिवीजन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आइए बात करते हैं, हमने जहाँ पढ़ी थी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी सर? कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू और विथ द पीपल यूजिंग रिसोर्सेज। कि भी किसी भी सर पता चल गया, गोल तक पहुंचना लोगों के द्वारा, लोगों के साथ में, और क्या करना? रिसोर्सेज का यूज करते हुए गोल को प्राप्त करना। ये होती मैनेजमेंट की डेफिनेशन। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन। कि सर नर्सिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इन विच क्या करते हैं हम, बताओ, हम नर्सिंग के ऑर्गेनाइजेशन गोल तक पहुंचते हैं। नर्सिंग का ऑर्गेनाइजेशन गोल है पेशेंट की लाइफ इंप्रूव करना थ्रू यूजिंग ओवर स्किल्स, ठीक है, यूजिंग ओवर स्किल्स। और हम कह सकते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू नर्सिंग पर्सोनल टू इम्प्रूव एंड मेंटेन द हेल्थ एंड प्रिवेंट द इलनेस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सर फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन हमने देखा पोस्ड और कोल्ड, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, वो कुछ नहीं था, रेगुलेटिंग, और डी से क्या था? डायरेक्टिंग, सॉरी बी था ये, बी बजटिंग, ठीक है, बजटिंग। ये आ गया ना डायरेक्टिंग, तो पोस्ट कोर, ठीक है। हमने बात की प्लानिंग की। सर प्लानिंग क्या है? कि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं बताओ? ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, पॉलिसी तय करते हैं, स्ट्रेटेजी तय करते हैं, और कुछ प्रोग्राम चलाते हैं। किसमें? प्लानिंग में। फिर हमने पढ़ा ओ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं सर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक तो हम फिजिकल रिसोर्सेज तैयार करते हैं, टेबल कुर्सी पेन चेयर बोर्ड वगैरह, और दूसरा जॉब के लिए डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं, जॉब के रोल तय करते हैं। तीसरा एस यानी स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए लोग आए उनके लिए हम तय करते हैं हमें कितने लोग खरीदने हैं, क्या कुछ लोग लेना है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, किन किन लोगों को हमें सेलेक्ट करना है। फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू लेते हैं, कुछ एग्जाम वगैरह करवाते हैं। अगर हमें फिर कोई लोग अच्छा लगे कि भाई हाँ ये ठीक है हमारे लिए बेहतर है, तो हम उसे क्या करते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से ओरिएंटेड कराते हैं, लोगों को बताते हैं, और उसमें हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं और उसे हम मोटिवेट करते हैं। हो गया कंप्लीट सारे। आओ नेक्स्ट, डायरेक्टिंग, POSD। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना मतलब लीड करना। डायरेक्टिंग एंड लीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ये जो डायरेक्ट करना होता है ना, डायरेक्ट करना या फिर लीड करना, उन्हें चलाना, ये सबसे बड़ा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इज टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम इफेक्टिवली। और अगर ये हम किसी लोगों को डायरेक्ट करेंगे, लोगों को हम कहते डायरेक्ट मतलब होता है बेटा निर्देश देना, निर्देश देना। और निर्देश कौन देता है? निर्देशक। निर्देशक कौन होता है? निदेशक। किसी भी संस्था का मालिक वो निर्देश देता है, उसके निर्देश से ही काम चलता है। अरे सेना में लड़ने का काम सैनिकों का है बेटा, पर बेटा जो एक होता है ना ऑर्डर देने वाला, ये करो ये करो, वो सबसे बड़ा होता है। तो डायरेक्टिंग करना सबसे बड़ा काम होता है, लीड करना। इट इज़ कंसर्न विद द इंस्पायरिंग एंड द एनकरेजिंग स्टाफ। ये क्या करता है? देखो, इंस्पायर करता है और एनकरेज करता है स्टाफ को, क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग देम, और उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? चलो अब समझाते हैं आपको क्या होता है। देखो, अगर आपके घर वाले आपको डायरेक्ट करते हैं, आपके टीचर्स आपको क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं ना, निर्देश देते हैं आपको। अगर वो आपकी तारीफ करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, आपको प्रोत्साहन करेंगे, आपको
तो आप क्या करोगे, अच्छा काम करोगे। छोटा बच्चा होता है ना जो नोटबुक के अंदर क्या करता है आपको पता है, नोटबुक लेता है और वो ऐसा करता है यूँ, ये हम उससे क्या बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसे लाइन खींच रहा है। अब आपकी भाषा में अलग अलग बोलते हैं उसको आप, है ना। ऐसे करते हुए भी उसके घर वाले उसको तारीफ करते हैं कि वाह बेटा क्या अच्छा बनाई, देखो क्या अच्छा पेंटिंग बनाई, क्या अच्छी बनाई। फिर लड़का ज़्यादा और करता है, जाना पता नहीं क्या बना दी उसने। फिर लड़के और ऐसा घास काटता पूरा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसको लिखने की कम से कम हैबिट तो पड़े, पेन तो पकड़े, नोटबुक तो हाथ में ले, आगे के आगे देखे कि क्या करना है। वैसे ही आप लोग हो, मैं आपको उसी तरह से डायरेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह से डायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना 16 नंबर का क्वेश्चन लेके जाओगे आज। अभी इंस्टाग्राम पे रील देखना बंद करो थोड़े दिन, और किसी किसी के ऊपर भरोसा करके उसको देखना शुरू करो। इंस्टाग्राम की रील्स, अभी थोड़े दिन एग्ज़ाम आ रहे हैं, 15 तारीख के बाद एग्ज़ाम होंगे, तो 15 तारीख तक। और एक वो मत रखो यार दिमाग के अंदर टेंशन वगैरह, मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, कुछ नहीं है नर्सिंग का सिलेबस। ये है जो पढ़ा वो समझ लेना, वरना ऐसी खड्डी खराब हो जाएगी मैनेजमेंट में बेटा, भूल जाओगे सब चीज़ें आगे पीछे की, है ना। होता क्या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम यही आती है, लगते सब कुछ सेम है और आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे रट के जाने वाला है। इसीलिए मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को ही पढ़ने जाना है। तो डायरेक्टिंग के अंदर सर हमने क्या पढ़ा, डायरेक्टिंग एक वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम इंस्पायरेशन करते हैं। अगर कुछ मेरे जैसे मैं जो नोट्स लिख रहा हूँ साथ साथ अगर शॉर्ट नोट्स लिखेगा ना उसको तो याद हो भी गए होंगे अभी तक, ठीक है। और क्या करता है, इंस्पायरेट करता है, और उनमें अंडरस्टैंडिंग बैठाता है, उन लोगों में समझ, आपसे समझ, ठीक है। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, exhibiting leadership and motivating the staff are the important ingredients for getting the maximum output। कि अगर किसी भी संस्था को बहुत ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करना है, अब जैसे आउटपुट प्राप्त करना है मुझे, अच्छा स्टाफ मेरे पास में आ गया क्योंकि हमने स्टाफिंग के अंदर पढ़ लिया, अच्छा स्टाफ हमारे पास में आ गया, हमने उसको ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दे दी, अब स्टाफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अब हमें उससे अच्छा आउटकम प्राप्त करना होगा ना, तो मुझे उसको मोटिवेट देना पड़ेगा, मोटिवेशन करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, उसको कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे, कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। अगर वो छुट्टियां मांगेगा 2 छुट्टी तो मैं बोलूँगा ले 4 ले, आके बेचारा कम से कम काम तो अच्छे से करेगा। वो कह रहा सर छुट्टी चाहिए, हम कह रहे नहीं काम कर, अरे बेटा बिना मन का काम नहीं करने वाला वो। तो ये जो डायरेक्टिंग का रोल होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है। अगर इसको कोई समझ गया तो उसकी तो मैनेजमेंट पूरी देख लो, संस्था अच्छे से चलेगी। Staff are important ingredients for getting the maximum output and to achieve organization objective। क्या क्या करना है देखो, सुपरविजन आपको ध्यान भी रखना है, ये नहीं हो आप बाहर जाओ और वो फिर इंस्टा पे रीलें देखना बैठ जाए स्टाफ, नहीं, सुपरविजन भी करना है और कम्युनिकेशन से उस भी करना है। कम्युनिकेशन अगर आप नहीं करोगे, मान लो आप अपने अकड़ में रहे, आप अपने एटीट्यूड में रहे ना, तो बेटा सारा हैजो ही खो दोगे। तो कम्युनिकेशन भी उन लोगों से करना है, अच्छे से बातचीत भी करनी है, ऐसा रहना जैसे आप उनके भाई हो। सुपरविजन भी उनका करता रहना है, एग्जिबिटिंग लीडरशिप, और उन्हें बार बार प्रमोशन भी देना है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी आपको डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये सारे काम किस में होते हैं, डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है सर कि डायरेक्टिंग एक वह प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी जो मैनेजर होता है वो अपने स्टाफ को मोटिवेट करता है, सुपरविजन करता है, उससे कम्युनिकेशन करता है, उसकी इंक्रीमेंट, उसको इंसेंटिव देता है, उसकी हर महीने इंक्रीमेंट देता है, ठीक है। और क्या होता है बताओ, उसकी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र भी रखता है, ठीक है। ये सारे काम होते हैं किसमें, डायरेक्टिंग के अंदर। क्यों ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक गोल है वो क्या है, हमने जो सोचा था उस सोचा जो गोल है उस गोल को हम क्या करते हैं, अचीव कर ले, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कोऑर्डिनेटिंग, या हम इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। आइए 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 आजा। Coordinating is the measuring and correcting the performance or the activities of staff as per expected program। कंट्रोल क्या होता है कि इट इज़ द मेजरिंग एंड करेक्टिंग द परफॉर्मेंस। हम किसी भी स्टाफ की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, किसी भी स्टाफ ने जो परफॉर्मेंस किया, काम किया, उसको मेजर करते हैं और हम उसको करेक्ट भी करते हैं। और एक्टिविटीज़, कुछ काम या एक्टिविटीज़ की है एज पर एक्सपेक्टेड performance for this standard are determined, actual performance is measured, completing the actual performance and taking an appropriate
appropriate corrective action. This is also called system measurement. कुछ नहीं है, बहुत इजी है. सिस्टम मेजरमेंट क्या है? कंट्रोल क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी स्टाफ ने आपको काम दिया, आपने किसी स्टाफ को काम दिया आपने, ठीक है, तो इट इज़ द मेजरिंग एंड करेक्टिंग द परफॉर्मेंस. आप उसके जो काम को आप मेजर करोगे और अगर उसने कुछ गलत किया तो आप उसको करेक्ट भी करोगे. ठीक है, एज पर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जो उसने काम किया उसके हिसाब से. इसके लिए स्टैंडर्ड आर द डिटरमाइंड. इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ तौर तरीके जो बनाए गए हैं. एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एन एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन. इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बहुत यार ये सिंपल चीज़ें लिखी हुई है. जैसे इस लाइन का मतलब क्या, देखो, स्टैंडर्ड आर डिटरमाइंड, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, कंपेयरिंग है ये, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एन एप्रोप्रिएट करेक्टिव. मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा ये कि इसमें आपको पूछा है कि भाई कंट्रोलिंग के अंदर आपको क्या करना होता है. तो कंट्रोलिंग के अंदर आपको सिर्फ एक ही बताना है कि हमने जो स्टाफ को किसी को कुछ काम दिया है तो उस काम को हमें मेजर करना है. अगर उसने कुछ गलत काम किया था हमें उसको कंट्रोल करना है, और अगर उसने कुछ गलत किया था हमें उसे करेक्ट भी करना है, और अगर सही किया तो हमें उसे अप्रिशिएट करना है. ये काम होता है कंट्रोलिंग में. ठीक है, नेक्स्ट आओ कोऑर्डिनेटिंग. नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन. Coordination, well, it is the considered as one of the managerial functions, even the function of the manager, one of the principle of organization, and it vital phase of the controlling. कहते हैं ये प्रिंसिपल भी है ऑर्गेनाइजेशन का. ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है फंक्शन भी है, साथ साथ में प्रिंसिपल भी है. ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन मतलब तो समझ में आया ना आपको कि भाई कोऑर्डिनेट करके चलना है, सामंजस्य बैठा करके चलना है, साथ बैठ के चलना है, साथ मिलजुल कर काम करना होता है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट, but it is very important to synchronize the unifies individual staff errors so effects for better action and achieve organization objectives. ठीक है, चलो यहाँ पे इसने क्या कर दिया आपको पता है. इस जो टॉपिक है ना ये, अब आप सोचोगे इसमें रिपोर्टिंग और बजटिंग नहीं है, तो वो यहाँ पे टॉपिक क्यों आएंगे, वो मैंने पहले भी बोला था कंट्रोलिंग के अंदर दोनों शामिल होते हैं. ठीक है, तो वो दोनों शामिल होते हैं इसलिए हम उसको अलग से नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, बात करें आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं. आइए, वो ट्रिक मत भूलना, कौन सी, POSD पोस्ट, CORB कोर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. ये देखो कंट्रोलिंग है, तो इसके अंदर ये दोनों आएंगे, रेगुलेटिंग और बजटिंग. ठीक है, अरे रेगुलेटिंग नहीं है, रिपोर्टिंग है बेटा, दिमाग से बार बार रेगुलेट क्यों आ रहा है, रिपोर्टिंग है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. आइए, कि द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फोयल. किसने दिए थे, हेनरी साहब ने दिए थे. किसने दिए थे, हेनरी साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे. कितने प्रिंसिपल दिए, 11. कोशिश करते हैं याद रखने की. आइए, पहला है डिवीजन ऑफ लेबर, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, स्क्लेयर चेन, सेंट्रलाइजेशन, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट और इक्विटी. क्या सर ये याद हो जाएंगे हमें? अब देखते हैं याद आपको कितने होते हैं कितने नहीं होते, कोशिश जरूर करते हैं. आइए कोशिश के आधार पर करते हैं कितने होते हैं याद. आओ टॉपिक वाइज टॉपिक बात करें इसकी, है ना. चलो चलो, डिवीजन ऑफ लेबर. This principle implies that every employer should be assigned only one type of work, so as to bring about special action in every activity. This principle implies that every employee should be assigned only for one type of work. इसने कहा है डिवीजन ऑफ लेबर में कि जो भी एक स्टाफ होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का काम दिया जाए, सो वो अपने काम को स्पेशल एक्टिविटी कर सके. यानी कि कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक OBG पढ़ा रही है मैडम है, OBG के अगर मान लीजिए कोई OBG ज़्यादातर मैम ही पढ़ाती है, मैम, अगर इन OBG वाले मैम को मैं कभी CHN दूँ, कभी पीडिया दूँ, कभी एनाटॉमी दूँ, तो होगा क्या. अब आपको लग रहा होगा ना इससे ये होगा कि भाई OBG वाली मैम परफेक्ट हो जाएगी, यही होता है, नहीं होता ऐसा.
अब ओबीजी वर्ल्ड में, और साथ साथ में फिर ओबीजी कभी ऑफिस में भी ऑफिस में काम करें, साथ साथ में कभी मैनेजमेंट भी संभालें, तो सारा काम अगर किसी एक स्टाफ को दे दिया जाएगा तो स्टाफ पूरा उसका क्या कर देगा, सत्यानाश। इसीलिए हमेशा काम को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। काम को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो काम अपने आप पर स्पेशल रहेगा। जैसे दूसरा अगर एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करें, किस तरह मैं दूसरा समझाऊंगी तो समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए एक कोई प्रिंसिपल है, अगर वो प्रिंसिपल खाली प्रिंसिपल खुद का ही काम करे तो अच्छा रहेगा, उसमें वो स्पेशल हो जाएगा। अगर वो प्रिंसिपल एलडीसी वाले बाबू का भी काम करे, हैं, सी से वो होता है ना क्लर्क, अरे क्लर्क का भी काम करे, अगर फिर वो पढ़ाने भी जाए क्लास में, तो बताओ क्या वो सब पे काम कर सकता है अपना? इससे क्या होगा, एरर होगी, बार बार वो गलतियां करेगा। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर बोला, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य को क्या करना पड़ता है, अलग अलग जगह पे बांट दो, ताकि फिर क्या हो, मिस्टेक्स नहीं हो। और आदमी एक विषय में, अगर एक सब्जेक्ट अगर एक आदमी 5 साल से पढ़ा रहा है तो वो फिर उसमें मास्टर हो जाता है, फिर वो भूलता नहीं, अटकता नहीं है। और बेचारे को अगर बार बार अलग अलग सब्जेक्ट देते हैं तो वो खुद भी कंफ्यूज होता है, और जो इसके पास में कुछ एक्सपीरियंस था वो भी उसके हाथों से चला जाता है। The specialization will help in the creating specific personal and professional development among the nursing staff and therefore increasing their efficiency। देखो सिंपल सा वही कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ, अगर मैंने ओबीसी 20 बार पढ़ रखी है, तो फिर कोई भी धुरंधर या कोई माइका लाल और कोई माइकी लाली वो क्या नहीं कर सकते, मुझे फिर हरा नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक ओबीसी को 20 बार पढ़ा है। अब मैंने एक ओबीसी को एक बार पढ़ा है, फिर कभी पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, कभी वापस 2 बार ओबीसी पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, स्पेशलिटी टूट जाती है आदमी की। ठीक है, नेक्स्ट है ये ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर बाय ए सुपीरियर टू हिज और हर सबऑर्डिनेट्स, कि ऐसा इसमें में पावर होना चाहिए मैनेजमेंट में। पहला हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हमने पढ़ा किसी एक व्यक्ति को एक काम नहीं देना चाहिए, हर काम को अलग अलग बांटना चाहिए, ताकि क्या हो, लोड भी कम पड़े और व्यक्ति एक एरिया में क्या हो जाए, मास्टर हो जाए, स्पेशल हो जाए। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि राइट टू गिव ऑर्डर बाय ए सुपीरियर टू हिज और हर सबऑर्डिनेट्स के। इसमें एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक सुपीरियर होना चाहिए, वो अपने नीचे वाले को ऑर्डर दे सके। ठीक है, ये तो होता है ऑथोरिटी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मेंस। देखो ये वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मेंस, कि वो खुद दायित्व, यानी उसकी खुद की जिम्मेदारी हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं खुद करूँगा। जैसे मान लीजिए अगर कुछ हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कॉलेज में हम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, सारे क्लासमेट की 5-6 वॉलेंटियर होते हैं, उनकी ये ऑब्लिगेशन होता है, उनका दायित्व होता है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो जो हमें काम मिला वो हम काम करेंगे। किसी को होता है कि तू बच्चों को डांस सिखाना, किसी को होता है तो स्पीकर का अरेंजमेंट करना, माइक का अरेंजमेंट करना, किसी का होता है टेबल चेयर का, किसी का होता है कूलर ध्यान देना। तो अब हमने पहला तो डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, ठीक है, यानी सबको अलग अलग काम दे दिए। दूसरा फिर क्या हुआ, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। अब जिम्मेदारी में मतलब क्या होता है, जो मेन ऑर्गेनाइजर है उसको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सबने नीचे वालों ने जिम्मेदारी ले ली। इसीलिए ये होता है ऑथोरिटी, ये सॉरी ये ऑथोरिटी भी होता है। ऑथोरिटी और साथ साथ ऑथोरिटी मतलब होता है कि बड़े वाले के पास में, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके पास में पावर है कि वो नीचे वालों को क्या दे दे, नीचे वालों को थोड़ी आदेश वगैरह दे सके। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उन सबको क्या दे दे, ऑब्लिगेशंस दे दे, उन सबको दायित्व दे दे, जिम्मेदारी दे दे। यही कॉलेज में होता है, मेन डायरेक्टर होता है वो प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे देता है। हाँ कोई कोई कॉलेजों में नहीं भी मिलती है, बट मेनली मिल जाती है ना। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी पार्ट parity between the authority and the responsibility. They are coexistence and go together and there are two sides of same coin। कहने का मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें जो ऑथोरिटी और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो एक दूसरे के साथ मतलब को एग्जिस्ट करने चाहिए। यानी ऐसा होना चाहिए कि जिन्होंने ऑथोरिटी हमें दी, जैसे डायरेक्टर को ऑथोरिटी दे दी, ठीक है, तो डायरेक्टर के पास या प्रिंसिपल को अथॉरिटी दी हमने, तो प्रिंसिपल के पास पावर है कि वो टीचर्स को क्या कर सके, वो टीचर्स के ऊपर राज कर सके। कहने का मतलब है अपने सारे जो काम है वो करवा सके टीचर से। अब टीचर भी उनके साथ को एग्जिस्ट करने चाहिए, उनके साथ अच्छा आईपीआर होना चाहिए, तभी काम अच्छे से होगा। वरना वो टीचर को बोलेंगे, टीचर बोलेंगे नहीं भाई जरूरत कौन नहीं तेरी, जा रहे छोड़ गए, फिर क्या कर लोगे उस अथॉरिटी का। और प्रिंसिपल ने टीचर्स को क्या दी बेटा, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, डेलीगेशन दिया, अलग अलग काम करने के लिए बोला है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट दिए उन्हें काम करने के लिए। आइए नेक्स्ट बात करें,
डिसिप्लिन की। बोर तो नहीं फील कर रहे हो रहे, कर भी रहे हो ना बोर फील, तो ज़्यादा दिन की है ना, वो कहता नहीं है ज़्यादा दिन की गर्मी नहीं है, बारिश आएगी गर्मी उतर जाएगी। तो ज़्यादा दिन की ये बिना फालतू मेरी आवाज़ नहीं सुन पाओगे, कुछ ही समय है, थोड़ा दिन सुन लो, एग्ज़ाम तक सुन लो, उसके बाद में ज़रूरत नहीं है आपको सुनने की। अगर आप ऐसे ही बोर फील कर रहे होंगे, ठीक है, तो बोर फील मत किया करो। मैं भी सोच रहा हूँ आपसे बार बार बात करने में, फिर कुछ कुछ हमारे यहाँ पे मारती होते हैं जिनका टाइम वेस्ट होता रहता है, हालांकि वो 24 घंटे में से 8 घंटे तो फ़ोन ही चलाते हैं, फिर भी उनका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आई डिसिप्लिन की बात करें, इट रेफर्स टू गेटिंग ओब्लीडेंट, सॉरी यार आज हो क्या रहा है, obedient to the rules and regulations of the organizations, proper conduct in the relation to other aspect of authority for superior। डिसिप्लिन मतलब समझते हो, डिसिप्लिन मतलब क्या होना, अनुशासन होना चाहिए। गेटिंग ओबीडियंट टू द रूल्स, जो नियम है नियमों के प्रति क्या होना चाहिए, अनुशासन, नियमों के प्रति अनुशासन होना चाहिए, रेगुलेशंस के प्रति क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर कंडक्ट इन द रिलेशन सो द अदर अथॉरिटी, सो द अदर एस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। इसीलिए फिर अगर ऐसा डिसिप्लिन वगैरह होगा, लोग नियमों को मानेंगे, रूल्स को मानेंगे, तो क्या होगा, फिर दूसरी भी अथॉरिटी जो है वो भी, दूसरी जो सुपीरियर उनका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। भाई कुल का मतलब है कि सीनियर को देख करके जूनियर सीखता, अब सीनियर खुद अपने सीनियर का जो है सम्मान नहीं करते, तो फिर जूनियर किस प्रकार से सीनियर का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट होता है यूनिटी ऑफ कमांड, एवरी subordinate must be receives order and instructions and to be accountable to one and only to one superior। कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि पूरी संस्था में एक सबसे बड़ा सुप्रीमो होना चाहिए, जिसकी आदेश, जैसे देश में क्या है सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है यूनिटी ऑफ कमांड है, उसके आगे फिर कुछ नहीं है। तो एवरी सबऑर्डिनेट मस्ट बी रिसीव्स ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एंड मे बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली टू वन सुपीरियर। हर किसी व्यक्ति को एक उसका सुपीरियर होना चाहिए। अब एक से ज़्यादा सुपीरियर उनका नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा सुपीरियर है, फिर वो किस किस की माने, फिर वो बोलेगा मैं क्या मंदिर का घंटा हूँ, जो आया वही बजा के जाएगा। एक सुपीरियर होना चाहिए, वो खाली उसकी बात ही माने। जैसे नर्सिंग ऑफिसर हमेशा एसएनओ की बात मानते हैं, कभी एएनएस उनको नर्सिंग ऑफिसर को कुछ नहीं बोलता, ठीक है, और बोले तो भी कभी कभी ऐसे बोल देता, बाकी जनरली ये प्रोटोकॉल नहीं होता। तो जब भी अगर किसी प्रॉब्लम लगती है किसी नर्सिंग ऑफिसर रिलेटेड, तो जो एएनएस है वो एसएनओ को बोलता है, फिर एसएनओ अपने उन नर्सिंग ऑफिसर को बोलता है। जैसे ही होता था अपने कॉलेज के अंदर, फर्स्ट ईयर का बच्चा गलती करता है तो फोर्थ ईयर वाला जाके फर्स्ट ईयर वाला को थोड़ी समझाता है, वो बोलता है थर्ड ईयर वालों को, फिर थर्ड ईयर वाला बोलता है सेकंड ईयर वालों को कि भाई समझा उसको, वरना फिर बॉस गुस्सा हो जाएंगे, फिर बॉस को आना पड़ेगा, कहना मतलब समझे। तो फिर वो सेकंड ईयर वाला बोलता है भाई ऊपर से ऑर्डर आया, बॉस का ऑर्डर आया। अभी कॉलेज में यही सीन होता है ना, आपके ऊपर कौन राज करता है, आपकी टीचर, प्रिंसिपल थोड़ी आता बार बार क्लास के अंदर, बच्चों ये खबर है, बच्चों कल छुट्टी है, बच्चों कल रक्षाबंधन के त्यौहार पर छुट्टी रहेगी, प्रिंसिपल आता है। और अगर प्रिंसिपल ऐसे बातें बोलने के लिए आता तो फिर ठीक है चलो, तो कहने का मतलब होता है आपका जो सुपीरियर होता है वो आपके टीचर्स होते हैं। प्रिंसिपल हर बात आपको बोलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपको आदेश पता है, यूनिटी ऑफ कमांड होती है, कौन कौन आपको बजा के जाएगा, इसीलिए आपके टीचर ही आपको बजाते हैं, और आपको टीचर को बजाने वाला आपके प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को बजाने वाला डायरेक्टर। हर किसी की एक एक सुप्रीम बॉडी होती है। समझ आया बेटा एग्जाम्पल। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, देखो वो बात आ गई वापस कि अगर एक जो एम्प्लॉय है वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों से फिर उसको आदेश मिलते हैं, इट इज़ लाइकली टू हैव एन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर, तो फिर उसके बाद में वो कन्फ्यूज हो जाता है, किसकी बात मानूँ और किसकी बात नहीं मानूँ, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, एक विवाद भी क्रिएट हो जाता है, बेचारा परेशान भी हो जाता है। इसीलिए जैसे बोलते हैं क्या, नेक्स्ट होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स दैट वन हेड शुड गिव द डायरेक्शन। इसमें यह होता है कि एक हेड वाला होगा वो आपको डायरेक्शन देगा। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए वर्क यूनिट और ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम गोल्स एंड दोज वर्किंग इन देम सेम लाइन एक्टिविटी मस्ट बी अंडरस्टैंड एंड पर्पस ऑफ द सेम ऑब्जेक्टिव। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो काम होगा वो भी एक दिशा के अंदर ही होगा, आपका गोल होगा वो भी एक ही होगा। ऐसे थोड़ी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के 10 गोल है, हाँ एक गोल की ब्रांचेज हो सकती है, बट 10 अलग अलग टाइप के गोल आपके ऑर्गेनाइजेशन के नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा तो फिर आप काम कैसे करोगे। अगर आप खुद सोचो मैं आर्मी की तैयारी कर लूँ, मैं पटवारी की तैयारी कर लूँ, मैं CHO की तैयारी कर लूँ, मैं नेवी की भी तैयारी कर लूँ, तो बेटा कितने कितने गोल को लेके घूमोगे, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आप इसलिए कहते हैं
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है आपकी, जो डायरेक्शन जिस दिशा के अंदर आप दौड़ रहे हो वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया पॉइंट आपको, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट होता है सबऑर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द मैनेजमेंट मस्ट पुट असाइड पर्सनल कंसिडरेशंस एंड पुट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। देखो जो भी मैनेजमेंट होती है उसमें खुद का जो पर्सनल कुछ भी जो होता है ना कंसिडरेशन, हम कहते हैं ना सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, पुट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो उसका है खुद का कुछ नहीं सोचेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। खुद के बारे में, खुद की भलाई के बारे में हम पहले नहीं सोचेंगे, पहले सोचेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में। Therefore, the interest of a goal of the organization must reconciliations over the personal interest of individual। तो कहना मतलब वो सिंपल एक ही चीज़ है कि भाई इसके अंदर क्या करता है व्यक्ति, अपने खुद के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता है, वो सबसे पहले किसके बारे में सोचता है, जिस संस्था में वो काम कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन। द एम्प्लॉय मस्ट बी जस्ट एंड फेयर टू एवरीवन। जो एम्प्लॉय होता है उसको सबके साथ में क्या रहना पड़ेगा, अच्छा रहना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट ईच एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड टू वर्क। अगर एम्प्लॉयर सबके साथ अच्छा रहेगा, जो एम्प्लॉय है जो काम देने वाला वो अगर सबके साथ अच्छा रहेगा, तो सबके सब जो काम करने वाले एम्प्लॉय वो क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, अपने काम के प्रति जिम्मेदार भी रहेंगे। देयर शुड बी ए कंपनसेशन फॉर सर्विसेज बाय कंसिडरिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर मिक्स। और उन लोगों को फिर क्या है, साथ साथ में कुछ कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, कुछ हर्जाना भी आपको किसी प्रकार का, अगर कुछ भी उनके साथ दुर्घटना होती है तो आपको फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली दोनों तरीके से उन्हें क्या देना पड़ेगा, हर्जाना भी देना पड़ता है। ठीक है, ये किस में आता है, रिम्यूनरेशन के अंदर। लास्ट हम देखते हैं, लास्ट सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशंस, इट मीन्स एक्सटेंड टू विच अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। इसके अंदर हम देखते हैं कि the extent to which authority is centralized or decentralized, it also means that concentration of authority rests at one place and at one level in organizations. Centralization lays the concentration of decision making authority at the top management। कहता है centralization मतलब होता है कि extent to which authority is centralized or decentralized, it means that concentration of authority rests in one place। यानी कि जो भी पूरी संस्था की निर्णय होता है वो एक हाथ में होता है। जैसे अगर कुछ इस कोचिंग का, अगर कुछ अपने कोचिंग का, अगर कुछ संस्था का निर्णय हाथ में, वो मेरे हाथ में है। अभी तो खैर मेरे हाथ में है ना, तो ये सब मेरे हाथ में होता है। तो ये जरूरी है, सेंट्रलाइजेशन पावर जरूरी है, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है। पावर को फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण भी जरूरी है। फिर अलग अलग में थोड़ी थोड़ी पावर है जो निचले वाले लोगों को भी दे सकता हूँ। ठीक है, अपने कॉलेज का सेंट्रलाइजेशन किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर के हाथ में होता है। ठीक है, चलो ये अपने क्या हो गए सारे के सारे प्रिंसिपल, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और मेरे हिसाब से आप थक भी गए होंगे। तो कुछ नहीं है, लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर हम वापस शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होने के बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन मैनेजर, एज ए मैनेजर। ठीक है, फिर चैप्टर अपना ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।